हेलो फ्रेंड्स, एसके लॉ क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थात आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ और देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में क्या प्रोविज़न है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका अर्थ होता है शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या किसी भी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। देखिए, यहाँ दो वर्ड है, एक तो है स्पीच और एक है एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब होता है बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना और एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इम्प्लाइड तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना, मतलब बिना बोले अपने विचार दूसरे तक संप्रेषित करना। तो इस प्रकार इनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसे ही अदर जो मीन्स होते हैं, अन्य जो तरीके होते हैं, उनके द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। आर्टिकल 19 में जो एक्सप्रेशन वर्ड है, तो ये शब्द जो है ये बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है और इसमें वो सारे तरीके सम्मिलित हैं जिसके तहत आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरह से लोकतंत्र की धड़कन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आधारशिला है। कहा भी जाता है कि कोई देश कितना बड़ा लोकतांत्रिक है वो इस बात की पे डिपेंड करता है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि इस स्वतंत्रता के द्वारा ही जनता की तार्किक और आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो सकता है और जनता की इस शक्ति के विकास से लोकतंत्रीय सरकार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। तो जनरली जो इसकी मीनिंग यूँ कहिए ये यही है। दूसरी चीज़ हमें जानना है कि हमने लिखा है ओनली फॉर सिटीजन, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का ये जो फ्रीडम है, ये जो राइट दिया गया है, तो वो केवल और केवल भारत के नागरिकों का है। इसमें दूसरे किसी को भी यह नहीं, जैसे कि आर्टिकल 21 में कहा जाता है पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था, वहाँ पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो वहाँ पे उस राइट को एक्सरसाइज करने में सारे लोग आते हैं, चाहे वो विदेश मतलब देश के नागरिक हों या देश के नागरिक न हों। इवन कंपनी भी उसमें उसके लिए जो है आर्टिकल 14 को हमने पढ़ा था जब, तो उन्होंने बताया था कि आर्टिकल 14 को का जो राइट है वो एक कंपनी को भी प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) का जो राइट है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को है और इसके अलावा किसी को भी नहीं, चाहे कंपनी हो चाहे कोई हो, किसी को भी ये राइट दूसरे को अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 19(1)(a) एंड राइट टू नो, मतलब कि आर्टिकल 19(1)(a) में जानने का अधिकार भी शामिल है, मतलब राइट टू नो भी इसमें इंक्लूड है। आर्टिकल 19(1)(a) में जानने का अधिकार शामिल है और इसको कोर्ट ने अपने केसों में भी बताया है। आप देख सकते हैं, ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में विचार के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रचार तक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के विचारों के प्रचार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है। अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने विचार को ही प्रकट करें, इसमें हमें दूसरों के विचार को जानने का भी राइट शामिल है। और ये जो राइट टू नो है, तो राइट टू नो फुलफिल तभी हो पाएगा जब दो चीज़ें हो। देखिए, राइट टू नो को फुलफिल करने के लिए पहला तरीका है कि राइट RTI एक्ट और दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम जान भी सकते हैं। तो इस कड़ी में थोड़ा सा हमको जानना होगा RTI एक्ट के बारे में, जो 2005 में लाया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया था। और ये इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था
वो यही था कि देश के नागरिकों को जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, लोक प्राधिकारी हैं, उनके पास जो सरकारी कामकाज है उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का जो है राइट दिया गया था लोगों को। इस अधिकार की मांग बहुत दिनों से चल हो रही थी और यह कहा भी जाता था कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार एक अत्यंत आवश्यक अधिकार है, जिससे प्रत्येक नागरिक यह जान सके कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, लोक प्राधिकारी हैं, वो सरकारी कामकाज कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी दिन से डिमांड थी। नतीजा ये हुआ कि 2005 में ये एक्ट लाया गया और आज के डेट में ये पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब जगह इन्फोर्स है। दूसरा जो राइट टू नो को फुलफिल करने का जो तरीका है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्यों? क्योंकि दूसरे के विचारों को जानने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई है तो वह प्रेस की स्वतंत्रता। और अगर प्रेस ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर हम ये न तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और न दूसरे के विचारों को हम जान पाते हैं। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बड़ा मायने रखता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिलेटेड ये हमने नीचे 4 केसेज लिखे हैं। ये पहला केस है साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र विचार के अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। दूसरा केस है ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली स्टेट का मामला। ये ऐसा मामला है जिसमें दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने एक न्यूज़ पेपर पर यह सेंसर लगा दिया था, एक तरह से रोक लगा दिया था कि वह उन सभी प्रकार के सांप्रदायिक मामलों या जो है पाकिस्तान से संबंधित समाचारों को जो सरकारी न्यूज़ एजेंसियां द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं उनको पब्लिश करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि समाचार पत्र पर इस तरह का जो है प्री सेंसरशिप लगाना यानी पूर्व अवरोध लगा देना अनुचित है। इसलिए सरकार का यह आदेश जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। तीसरा केस जो है वो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें ये कहा गया था कि किसी समाचार पत्र को जो तत्कालीन महत्व का विषय है और अपने विचार उस पर व्यक्त किया जाता है तो उसको प्रकाशित करने से रोकना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर एक तरह से क्या है, गंभीर अतिक्रमण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है केस है वो है मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये वो केस है जो 2008 में मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उससे रिलेटेड एक केस है। 2008 में मुंबई में हुए हमले में इस समय जिन शॉट्स और विजुअल्स को लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दिया गया था उन्हें बाद में दिखलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने ये कहा कि जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तरह का लाइव टेलीकास्ट चलाना क्या है, खतरा है। तो ये जो 3-4 केसेज है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल 19(1) में वो है वोटर्स राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट, यानी जो है वोटर्स को अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार, मतदाता का अपने प्रत्याशी के बारे में जानने का अधिकार। तो इससे रिलेटेड जो केस आया था वो है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 19(1) में वोटर्स को ये राइट है कि वो अपने कैंडिडेट के बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में जिसको वोट देने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ों को जानने का राइट है। कौन कौन सी चीज़ें? तो सबसे फर्स्ट कि क्या उम्मीदवार को पहले किसी क्रिमिनल मामले में दोषी ठहराया गया है या दोष मुक्ति हुई है या सज़ा हुई है, अगर हाँ तो कब और कितनी सज़ा हुई। दूसरा कि नामांकन पत्र भरने से 6 माह पहले क्या वह 2 या इससे अधिक वर्षों से कारावासित किसी अपराध के लिए दंडित हुआ है। तीसरा, उम्मीदवार और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की संपत्तियां बैंक जमा कुल कितने हैं। चौथा चीज़ कि उम्मीदवार की देनदारियां यानी उसके डेब्ट कितने हैं। और पांचवा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। तो सुप्रीम कोर्ट ने PUCL के केस में ये कहा था कि हर कैंडिडेट को अपने प्रत्याशी के बारे में इन 5 चीज़ों को जानने का राइट है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 19(1) में राइट टू साइलेंस यानी चुप रहने का अधिकार। इससे संबंधित जो केस है फेमस ये विजय इमैनुअल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 19(1) में चुप रहने का भी अधिकार है। इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 19(1) में शामिल है। अतः
अगर कोई छात्र स्कूल में राष्ट्रगान नहीं गाता है और केवल उसके सम्मान में खड़ा रहता है तो इतने से उसे स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस मामले में हुआ था कि कुछ बच्चों को जो है राष्ट्रीय गान न गाने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो ईसाई समुदाय के थे। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था तो स्कूल से इस तरह के निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और ये कहा कि चुप रहने का भी अधिकार आर्टिकल 19(1) में शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का बहुत जो है आलोचना किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1) में सेंसरशिप ऑफ फिल्म, यानी चलचित्रों पे सेंसर। चलचित्रों पे सेंसर कहने का मतलब कि जो जैसे मूवी है, कुछ भी टेलीकास्ट किया जाता है, जब चलाया जाता है, पब्लिश किया जाता है पब्लिक के लिए, तो उसके पहले एक जो है कुछ लोगों के द्वारा उसको देखा जाता है। भारत में इस तरह की व्यवस्था जो सेंसर बोर्ड है, जो सिनेमा वगैरह के थिएटर में पब्लिश होने से पहले उनको सेंसरशिप से सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड एक केस है KN अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो है 1952, उसका सेक्शन 5B, जिसके तहत फिल्मों के प्रदर्शन से पहले सेंसर बोर्ड के पास अनुमति के लिए भेजा जा पड़ता है, वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और उस पर यह रोक जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, लोकहित में है। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि वो 19(1) का वायलेशन कर रहा है। नेक्स्ट, राइट टू एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन का अधिकार। आर्टिकल 19(1) के तहत विज्ञापन भी एक विचार व्यक्त करने का क्या है, साधन है। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। कौन? आर्टिकल 19, ये राइट टू एडवर्टाइजमेंट। तो जो है ये भी, अब इससे रिलेटेड केस क्या है, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है इससे संबंधित केस है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि विज्ञापन विशुद्ध रूप से व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि जो अगर कमर्शियल पर्पज से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है और विज्ञापन जो है अपने विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट है राइट टू रिप्लाई यानी प्रत्युत्तर देने का अधिकार। हमने शुरू में बताया था कि जहाँ राइट टू नो है, राइट टू नो है, वहीं राइट टू रिप्लाई भी। अगर हम दूसरे के विचार जान सकते हैं तो उस विचार का हम जो है जवाब भी दे सकते हैं। ये कैसे होगा? राइट टू रिप्लाई से। इससे संबंधित जो केस है वो है LIC वर्सेस मनु भाई शाह। ये केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि LIC जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत एक स्टेट है, अतः LIC की पत्रिका जो होती है, LIC की पत्रिका योगक्षेम नाम से आती है, और अगर उसमें कोई व्यक्ति अपने विचार यानी अपने लेख अगर प्रकाशित करना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। निगम इसे प्रकाशित करने से रोक नहीं सकता है। अगर रिप्लाई के प्रकाशन से इनकार किया जाता है तो इससे आर्टिकल 19(1) में जो फ्रीडम दिया गया है उसका क्या होता है? वायलेशन होता है। इसलिए राइट टू रिप्लाई भी आर्टिकल 19(1) में शामिल है। फ्रेंड्स, अब सबसे आखिरी में जो हमको देखना है कि ये जो इतने भी राइट हैं आर्टिकल 19(1) में अवेलेबल हैं, क्या उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल 19(2) जो है केवल और केवल आर्टिकल 19(1) में जितने भी फ्रीडम दिए गए हैं उन सारों के रिस्ट्रिक्शन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 19(2) में। और कुल कितने रिस्ट्रिक्शन है आप देख सकते हैं, ये कुल 8 ग्राउंड है। ये रिस्ट्रिक्शन के 8 ग्राउंड है। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने में कोई ऐसा काम करता है जिससे देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाती है तो उसको उस काम करने से रोका जा सकता है और वह व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे 19(1) का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देश की संप्रभुता और अखंडता के आधार पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के पर रोक लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता पे प्रभाव पड़ता है तो उसके इस काम को करने की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि कुछ दिन पहले ये दिल्ली जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली,
उसमें कन्हैया यादव का प्रकरण आया था, जिसमें उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट था वो सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को खंडित कर रहा था। तो इंटीग्रिटी का मतलब होगा अखंड, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो अखंड को ये खंड कर रहा है, इसलिए उस तरह के जो स्टेटमेंट है वो इसके अगेंस्ट माना गया, और ये माना गया कि ये 19(1)(a) में इस तरह के राइट बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो ग्राउंड है वो है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री, कि अगर भारत देश का संबंध किसी दूसरे विदेशी देश से बढ़िया संबंध है तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, या कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उन दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध है उस पर प्रभाव पड़े। अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी किया जाता है या स्टेटमेंट दिया जाता है तो उस स्टेटमेंट को रोका जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में ये नहीं कहेगा कोई कि हमारे 19(1)(a) का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक आर्डर। पब्लिक आर्डर जो है बड़ा ब्रॉड वर्ड होता है। पब्लिक आर्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से जो है अनुमति लेकर कोई चीज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई जनसभा करनी है या कोई जुलूस निकालना है तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। गवर्नमेंट बताती है कि कहाँ जुलूस निकलेगा, किस रास्ते से होकर जुलूस जाएगा, और अगर उसका वायलेशन किया जाता है तो ये क्या है, ये गलत है, और गवर्नमेंट लॉ बना के इस तरह के एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है। तो कोई यह नहीं कर सकता है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोक लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है मोरालिटी, यानी नैतिकता। डिसेंटी या मोरालिटी एक ही होता है। नैतिकता के आधार पर भी आर्टिकल 19(1)(a) पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। मतलब कि लोगों को बोलने की और व्यक्ति की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे, कहीं बोल दे, कैसे भी बोल दे। जो है कुछ भी, अगर कोई ऑब्सीन कंटेंट बोला जाता है, कोई ऑब्सीन स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई अश्लील हरकत या अश्लील जो है वक्तव्य दिया जाता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, और उसके फेवर में ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे 19(1)(a) का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अपराध को उद्यापन, अपराध के लिए उद्यापित करना, यानी जो हेट स्पीच जिसको बोलते हैं हेट स्पीच। तो अगर कोई एक हेट स्पीच देता है, कोई ऐसा स्पीच देता है, भाषण देता है जो दो संप्रदायों के बीच दंगा फैला दे या दो लोगों के बीच कट्टरता पैदा कर दे, तो इस तरह के स्टेटमेंट को रोकने के लिए जो है स्टेट कानून बना सकता है, और उसके आधार पर ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है। नेक्स्ट है डिफामेशन। डिफामेशन मतलब मानहानि। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे उसको मानहानि होती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में इस तरह के स्टेटमेंट देने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, और इस ग्राउंड पे उस आज़ादी पे रोक लगाया जा सकता है। सबसे आखिरी में आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है जिससे कोर्ट की गरिमा जो है भंग होती है, कोर्ट का जो कोर्ट की जो अधिकारिता है उस पर प्रभाव डालता है, या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव डालने वाला कोई स्टेटमेंट देता है, या जो है किसी जज के ऊपर, उसके डिसीजन के ऊपर कोई उंगली उठाता है या कलंकित करने की कोशिश करता है, तो ये सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं, और उसकी आड़ में कोई व्यक्ति यह कह के नहीं बच सकता ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में जो भी संभव था और जो भी इम्पॉर्टेंट था उस पर हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ उसका एक आवश्यक अंग है फ्रीडम ऑफ प्रेस, उस पर भी हमने डिस्कशन किया। उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी हमने डिस्कशन किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 20 पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।